मेहमानों से आपका परिचय करा दे। देवेंद्र प्रमुख जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, देवेंद्र जी का स्वागत है। राज शर्मा साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, राज शर्मा जी का स्वागत है। अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अशोक जी का बहुत स्वागत है। संजय राणा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, संजय जी का बहुत स्वागत। संजय जी, आपसे बात शुरू करूंगा, फिर राजनीतिक मित्रों के पास जाऊंगा। प्रधानमंत्री ने आज कहा कि विपक्ष ने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली, और राहुल गांधी पर वो कह रहे हैं कि अब मैं क्या बोलूं, जब इतना सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, कुछ बचा है बोलने के लिए? भाजपा या खुद प्रधानमंत्री को ऐसा क्यों लग रहा है कि विपक्ष ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली? विपक्ष तो कह रहा कि भाई हम तो बढ़त बनाए हुए हैं और अभी एटम बम की तारीख बाकी है, 5 तारीख है, अभी 8 को एटम बम आना है। तो जब एटम बम की घोषणा कर दी विपक्ष ने, तो प्रधानमंत्री क्यों कह रहे कि इनने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली? अमिताभ जी, गुड इवनिंग टू माय फेलो पैनल। देखिए, ऐसा है कि एटम बम है कि फुस बम है, वो तो समय 8 तारीख को बताया जाएगा। ऐसा एटम बम तो की हर 2-4 साल पे राहुल गांधी साहब डालते हैं, उसमें नहीं जाते, 8 तारीख का इंतजार कर लेते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री ने अगर आज ये बोला है कि अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, उसे गलत नहीं बोला। अब यही बताइए, यही विपक्षी बैठ के पूरा हल्ला मचा रहे थे। इसमें सबसे सरमौर नेता जो है राहुल गांधी साहब बोल रहे थे कि ट्रम्प के कहने पे, अभी ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिया, बोले भाई तुम भैया अगर टैरिफ लगा दिया और अगर ट्रम्प के कहने पे बोला होता, यानी दोस्ती याराना होता, टैरिफ कहाँ से हो जाता? तो कहीं ना कहीं विपक्षियों को समझ नहीं आ रहा कौन सी राजनीति करनी, कौन सी नहीं करनी है। ये अपने पैर पे बिल्कुल कुल्हाड़ी मार लिए हैं। ये देखिए, आप चाहे SIR का मामला ले लीजिए, चाहे ऑपरेशन सिंदूर का मामला ले लीजिए, दुनिया का ऐसा एक ही नेता मैंने देखा है, कोई पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया में ऐसा नेता देखा है जो अपने लोगों से अपने बारे में पूछ रहा, भैया तुम जीते हो तो क्यों जीते हो, तुम्हारे कितने फाइटर प्लेन उड़ रहे थे, और उड़ रहे थे तो कितने पायलट उड़ा रहे थे, उस पायलट के एजुकेशन क्या है वो बताओ, उसके बाद कैसे उड़ा रहे थे वो बताओ, किस रूट से गए वो बताओ। ऐसा व्यक्ति को पहले मिलेगा? पहली बार मैंने देखा है। ये बताइए, जो हारा हुआ देश है उसके जो आर्मी चीफ है उसको फील्ड मार्शल की उपाधि दे दी जाती है हारने के बाद, और हम जीतने के बाद कहते हैं जीत हार तो नहीं है, लेकिन हम आक्रमण करने के बाद, उनके जो अड्डे हैं ध्वस्त करने के बाद, उसके बाद भी प्रश्न चिन्ह उठाने वाला व्यक्ति कौन है? ऐसा राजनेता तो मैंने दुनिया में नहीं देखा। पूरे पाकिस्तान के विपक्ष के नेता देख लीजिए, चाहे मीडिया हाउस देख लीजिए, चाहे कोई भी उठा कर देख लीजिए, एक शब्द किसी ने अपनी सेना, एक शब्द किसी ने अपने नेताओं के बारे में नहीं बोला। ये पहला देश है जो पाकिस्तान के साथ खड़ा होकर के पाकिस्तानियों के साथ भाषा बोलता है। और मुझे बोलने की जरूरत थोड़ी ना, भुट्टो साहब ने तो खुद ही बोल दिया कि हमने अपने लोगों को भारत के सदन में बैठा रखा है, अब ये जागृत तो खुद ही कर दिया है। तो प्रधानमंत्री ने जो भी बोला है उसमें कोई वो नहीं है। विपक्ष का काम होता आईना दिखाना, विपक्ष का काम होता गाइड करना, उनको स्ट्रेटेजी बनाना, प्लानिंग बनाना। विपक्ष का काम ये नहीं होता कि सिर्फ लाल झंडा लेके खड़े हो जाओ। चाहे कोई मुद्दा देख लीजिए, ऐसे उन्होंने चालू किया था कि प्रधानमंत्री चोर है, आपको याद होगा, चौकीदार चोर है, कोर्ट की डांट पड़ी थी। आज 2 दिन पहले फिर कोर्ट की डांट पड़ी है। ये डांट खाते रहते हैं और काम करते रहते हैं। ठीक है संजय राणा, ढीठ बच्चे जो होते हैं ना स्कूल में और क्लास में, ठीक, मैं बाकी मेहमानों के पास चलता हूँ, फिर आता हूँ पास। अशोक भाई, आपसे एक प्रश्न है, वो SIR पर है। SIR पर दिल्ली में अभी भी कोहराम यथावत है, दैनिक आधार पर। बिहार में इतना हंगामा हुआ, हमारे जैसे लोगों को लग रहा था कि जिस दिन ड्राफ्ट वोटर लिस्ट सार्वजनिक होगी, उसके चूंकि सब तेजस्वी या बाकी लोग कह रहे थे कि 65 लाख नाम कट गए, हमें सब एक एक का पता है, तो हमको लग रहा था इन्होंने आपत्तियां तैयार कर रखी होंगी, इधर ड्राफ्ट पब्लिक होगा और इधर 65 लाख आपत्तियां झप से ज्ञानेश कुमार के सिर पे पड़ेंगी कि काओ करें 2-2 हाथ। कल रात तक का आंकड़ा था, राजनीतिक दलों ने एक भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई। अशोक जी, ये तो बड़ा गड़बड़ झाला है। पूरा आसमान सर पे उठा लिया, और जब आपत्ति दर्ज कराने का समय आया तो अब एक भी आपत्ति अभी तक चुनाव आयोग के सामने दर्ज नहीं हुई। हाँ, इतना जरूर हुआ कि तेजस्वी यादव के 2 कार्ड सामने आ गए। अशोक जी। तब जी, आपने कहा आपत्ति नहीं सामने आई। अभी आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बात बोली कि 2019 में जो वोटर थे, किसी स्पेशल विधानसभा का उन्होंने नाम लेकर के बताया, और वो उसमें से 18,000 वोटर कम हो गए 2022 में,
और इसका आपत्ति, चूंकि आपने कहा कि आपत्ति नहीं दर्ज कराई, 18,000 मैंने जो कहा वो आप सुन लो दोबारा से, एक मिनट अशोक भाई, एक मिनट। एसआईआर की जो प्रारूप ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हुई, उस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष या किसी अध्यक्ष के बोलने से कुछ नहीं होगा। आयोग का एक फॉर्मेट है, उस पर आपको आपत्ति आयोग को सेंड करनी है। वो एक भी आपत्ति नहीं गई, ना आपने भेजी, ना तेजस्वी ने भेजी, ना राहुल जी ने भेजी। ये मेरा निवेदन सिर्फ ये है। जी जी, मैं भी आपके संज्ञान में यही बात लाना चाहता था कि चुनाव आयोग तो वही है ना, जो चुनाव आयोग एसआईआर करवा रहा है, वही चुनाव आयोग ने 18,000 नामों को डिलीट कर दिया समाजवादी पार्टी के चिन्हित करके वोटरों के, और जिसकी आपत्ति हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एफिडेविट के साथ, ऐसे मतलब हल्का फुल्का नहीं, बयान हल्फी दे करके उन 18,000 वोटरों को जो डिलीट किया गया उसकी आपत्ति लिखित में दिया। और क्या हो गया, चुनाव आयोग ने उसका जवाब तक देना उचित नहीं समझा। ये चुनाव आयोग भारत का हो गया है अमिताभ जी। बयान हल्फी लगा करके अगर कोई पार्टियां अपना चुनाव आयोग बनाएंगी अशोक भाई? नहीं, मेरा निवेदन मैं समझना चाह रहा हूं आप लोगों से, क्या पार्टियां अपना अपना अलग अलग प्रकोष्ठ की तरह से चुनाव आयोग बनाएंगी? सपा का चुनाव आयोग अलग, बसपा का अलग, कांग्रेस का अलग, भाजपा का अलग, जनता दल का अलग, लोक दल का अलग, तेजस्वी का अलग और तेज प्रताप का अलग, क्योंकि वो निर्दलीय है। ऐसा होगा? अपने अपने आई कार्ड जारी करेंगे? नहीं, बोले हमें विश्वास नहीं रहा, अब हम अपने आई कार्ड जारी कर देंगे मोहर लगा के। देखिए ऐसा होगा क्या? चुनाव आयोग, अमिताभ जी, चुनाव आयोग एक स्वायत्त शासित संस्था बनाई गई थी संविधान के हिसाब से। चुनाव आयोग को संवैधानिक संस्था बनाई गई थी संविधान के हिसाब से। चुनाव आयोग को निष्पक्ष बनाया गया था संविधान के हिसाब से। लेकिन जो जो शक्तियां चुनाव आयोग को दी गई थी, वो सारी शक्तियां मोदी सरकार ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से छीन के चुनाव आयोग को निष्प्रभावी बना दिया, निहत्था बना दिया है। बिल्कुल। और उस चुनाव आयोग के अंदर वो गट्स नहीं है कि विपक्ष के लोगों का कोई भी आपत्ति को स्वीकार करे, उस आपत्ति पे कोई एक्शन। अशोक भाई बिल्कुल बिल्कुल, चुनाव आयोग का जी ठीक है, समाजवादी पार्टी ने दिया। मेरा प्रश्न फिर वही है अशोक जी, ठीक है, मेरा प्रश्न फिर वही खड़ा रहेगा। आपकी सब बातें सिर माथे, फिर भी मेरा प्रश्न खड़ा रहेगा, क्या अब पार्टियां अपने अपने लेटर हेड पर चुनाव आयोग गठित करेंगे और उसमें अपने अपने युवजन सभा के या युवा मोर्चा के, महिला मोर्चा, जो भी पदाधिकारी, उनको मुख्य चुनाव आयुक्त घोषित कर देंगे और कहेंगे जा गुड्डू छपा के लाओ आई कार्ड, ससुर अब हम खुद ही बांटेंगे, देखें कौन माई का लाल रोकता है। ऐसा करना है तो वो भी बता दो। और अशोक जी ने चिंता जताई चुनाव आयोग के अवमूल्यन पर, उनकी चिंता में मैं थोड़ा इजाफा कर दूं। अभी जो हो रहा है वो कम है अशोक भैया, अभी जो हो रहा है वो कम है। इस देश में ऐसा हो गया, राज भैया आज बिल्कुल पीले रंग की वो पहने हैं वेशभूषा, ऐसा हो गया इंदिरा गांधी ने अपने दरबार से एक चिंटू को उठाया, बोले जाओ ए पप्पू तुम चुनाव आयुक्त हो जाओ मुख्य। क्या बोले? हम तो पार्टी में, बोले बक, फिर पार्टी खत्म हो गया, बोले अब तुम इधर आ जाओ, फिर पार्टी में आ जाओ, चुनाव आयुक्त का समय खत्म हो गया, बोले तुम्हें केंद्र में मंत्री बनाएंगे। बोले क्यों? बोले मन कर रहा है यार, जाओ। समझ रहे ना आप? ऐसा हो चुका इस देश में। अभी कुछ नहीं हुआ, इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता। इंदिरा जी ऐसी नजीर सेट कर गई कि अपने घर के चिंटू को सोमवार को चुनाव आयुक्त और मंगल को मंत्री बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंदिरा जी ने तो अपने एक पॉलिटिकल वर्कर को हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया था। वो शटलिंग करता रहा, कभी चीफ जस्टिस हो जाता था, कभी राज्यसभा के मेंबर, कभी चीफ जस्टिस, कभी राज्यसभा के मेंबर। इंदिरा जी की मर्जी। वो जब बुला के दिया पप्पू इधर आओ, अब राज्यसभा जाना है, बोले ठीक है मैडम। बोले अब तुम्हें हाई कोर्ट जाना है। इस देश में बड़े बड़े कौतुक हो गए, उनका आनंद लीजिए, और जो लोग नहीं रहे उनकी स्मृतियों को प्रणाम करिए। राज भाई, कल सुप्रीम कोर्ट ने तो मामला टाइट कर दिया, नहीं, और इतना टाइट कर दिया कि मतलब अब क्या कहें। अब पूरी कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट को इशारों में वो कर रही है, उस पर निशाना साध रही है, कह रही जज कौन होते हैं, जज बताएंगे। जज ये वही जज हैं जिन्होंने जब चुनाव में चंदे वाली व्यवस्था भंग की थी, तो आप लोग कह रहे थे कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव सर्वम मम देव देवा। क्या? और जब उन्होंने राहुल गांधी पर कटाक्ष कर दिया कि दिखाओ सबूत, तो अब आप लोग उसको भी कटघरे में खड़ा कर रहे, बोले ये कौन होते जज साहब?
इनकी क्या हैसियत है ये तय करेंगे, राष्ट्रीयता किसमें है। लेकिन मामला तो केड़ा फंस गया राज भाई। नहीं, बीजेपी इसको देश भर में घुमाएगी, ये तो आप जानते ही हो। इस मुद्दे को कहेगी हमरी ना मानो, गाना था ना हमरी ना मानो रंग रिजवा से पूछो, क्या ये कहेंगे हमरी ना मानो सुप्रीम कोर्टवा से पूछो। राज भाई ना, मैं एक बात कह दूं, ऐसा कोई ये डांट फटकार की बात नहीं है। ठीक है, उन्होंने कहा और ये सब पब्लिक जानती है। ये सिर्फ जो आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी भुनाएगी, ये सिर्फ हम ही लोग सोचते हैं। देखिए, अच्छा। सब पब्लिक जानती है क्या है क्या कहा। राहुल जी ने कोई गलत नहीं कहा। कांग्रेस पार्टी कैसी है जो सेना का सम्मान करती है। देश को आज की तारीख में ना तो कोई नेता बर्बाद कर रहा है, ना कोई पत्रकार बर्बाद कर रहा है, ना कोई प्रवक्ता बर्बाद कर रहे हैं। अगर इस देश को अब बर्बाद कर रहा है तो एक वो भेड़िया रूपी विश्लेषक करता है जो शेर की खाल पहन के देश के लिए अच्छी बात करना आता है। लेकिन वो उस विश्लेषक का इंटरव्यू मैं इस तरह मानता हूं कि वो यहाँ टीवी चैनल में बैठ के भारतीय जनता पार्टी का, मैं इनका नाम ही नहीं ले रहा, अरे विश्लेषक तो यही है अकेले। किचोरी पकड़ी जाती जब रोशन होता बजाज हो गया, बजाज मैं नहीं कहता रोशन हो गया बजाज। घर के सारे गजब है भाई साहब, मैं तो इनके बारे में बोल ही नहीं रहा हूँ। अभी और खोलेंगे दूसरे बार के प्रश्न में। देखिए, आपने नहीं, आप आए यहाँ खोलने के लिए, आपका तो ये इंटरव्यू है, बीजेपी के प्रवक्ता बन जाओगे। तो मेरा ये मानना है, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी बहुत बार कहा, कोर्ट कई बार कहा, तो भारतीय जनता पार्टी के तो कानून मंत्रियों ने कहा कि कोर्ट डिक्टेट नहीं कर सकता। सही बात कहूं, क्योंकि सही बात बोलने में प्रमुख साहब का तो शायद दम हो सकता है, लेकिन विश्लेषक साहब का चैलेंज करता हूं कि दम नहीं हो सकता। मैं कहता हूं हर आदमी अपनी सुविधा के हिसाब से सही बात क्या है, पहले तो तय हो जाए, फिर हम इनसे पूछे संजय से कि भाई तुम बोल सकते हो कि नहीं, हिम्मत है कि नहीं, सही बात तो बताओ पहले। मैं तो मैं ये कह रहा हूं, दुनिया में कोई भी ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं है जो 100% गलत चले और 100% सही चले। मुझे ये तो बता दे, यहां बैठ के आप आज भारतीय जनता पार्टी है, उसका रेशियो ज्यादा रखो, लालच होगा, सरकार है, कहीं कुछ मिल सकता है, मैं इस पे डिनाई नहीं करता, लेकिन इतने बड़े हो गए, कुछ तो कांग्रेस पार्टी ने अच्छा किया होगा। जो आज तन्ना के बोल रहे हैं, काला ब्लेजर पहना है, अच्छा सा चश्मा लगाया है, करीब 25-30 हजार रुपए का, तो राणा भाई कुछ तो कांग्रेस की अच्छाइयां हो। राज भाई साहब, काला नहीं, इसलिए बोले चश्मा लगा लीजिए, नीला है, हम नीले में बिलीव करते हैं। हम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता बन गए। बोलो। अच्छा सुन, तो संजय भाई मैं क्या करूं, आपके मैं ऊपर की खाल देखूं या जो अंदर से? नहीं, आप अंदर की देखिए राज भाई, बिल्कुल समस्या नहीं है, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है, बता दीजिए। मेरी बात खुद बोला, मैं यहाँ समस्या की बात नहीं कर रहा। कोई पार्टी नहीं जो अच्छा करे, आप ये बता दीजिए आजादी के बाद से क्या क्या अच्छा आपने किया है। हिंदुओं को दमन करने के लिए आपने बहुत सारे कानून बना दिए, कर दिया। आप बता रहे ना, पर्सनल लॉ लिया, हिंदू नहीं हूँ उसके। अरे आप तो जनेऊधारी अग्निहोत्री भाई हिंदू नहीं है। नहीं, आप सर एंकर महोदय को क्यों ला रहे हैं, अपनी बात कीजिए। आपके लिए तो राहुल गांधी जी भी हिंदू हैं जो कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन लेते हैं, और जब दत्तात्रेय गोत्र के बताते हैं जो दत्तात्रेय गोत्र ही नहीं। मैंने क्या कह दिया? गजब है भाई, मैंने क्या कहा? ये आपका इंटरव्यू है, हमारे ऊपर क्यों आक्षेप लगा रहे हो? आप ये बताओ, राहुल गांधी जी को डांट पड़ी कि नहीं? के लिए अच्छा, भुट्टो साहब ने बोला था कि मेरा प्रतिनिधि संसद हिंदुस्तान के संसद सदस्य है और बैठा है, मैंने तो नहीं बोला ना। और पाकिस्तान की भाषा आप बोलते हो। मणिशंकर अय्यर का बयान देख लो, आप चिदम्बरम जी का बयान देख लो। पहला पार्टी है जो अपनी सरकार से, अपनी सेना से प्रश्न बैठा है। मेरी गलती क्या है? मैं तो सेवक हूँ, भारत के एक नागरिक हूँ, बस मेरी हैसियत इतनी है। आप जैसे लोग देश के लिए पैरासाइट है। अरे सही बात बोल रहे हैं, फिर हट जाता है। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। घर पे कांग्रेस देश के लिए पैरासाइट थी, सीने पर कांग्रेस ने देश को दीमक के तरह खत्म कर दिया। ये बोलूं? संजय राणा शर्मा, दोनों को रोकूंगा, मुझे बहस को आगे भी ले जाना है, दोनों को रोकूंगा। नाराज हो गया भाई देखो, अच्छा किया ये बुरा किया ये हम कहने वाले कौन? ये तो जनता की अदालत में आपको हर राजनीतिक दल को जाना पड़ता है, जनता मोहर लगा देती है, वही आपका अंक पत्र है, मार्कशीट है, उसी से बात तय होगी। कहे सुनने से क्या फायदा? लड़के की बड़ाई लड़के की अम्मा तो करेंगी। अरे लड़की की अम्मा कहेंगे दामाद अच्छा, तब न मानेंगे। अम्मा अपने लड़के को बुरा कहती नहीं, बिल्कुल काला हो तो भी कहेंगे रंगे हुआ है,
बिल्कुल। इसलिए ये विषय नहीं। देवेंद्र प्रमुख जी, भाई आखिर ये बात प्रधानमंत्री ने क्यों कही कि विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करा के अपने पांव पर पत्थर मार लिया? ये हमारा मैदान है, यहां के खिलाड़ी हम हैं। इस बात का मतलब ये बेचारे चर्चा की मांग भी ना करें, आप ऐसा चाह रहे हो? अमिताभ सर, जब डिबेट में आप हों तो फिर इसमें विश्लेषण ज्यादा बचता नहीं है। मैं हर बार इस बात को दोहराता भी हूँ, और फिर जिस तरह से डिबेट होती है बहुत शानदार डिबेट भी होती है। आज राज शर्मा जी कह रहे हैं, मुझे इस बात का लग रहा है कि भाई वो हमारे विश्लेषक को घेर रहे हैं, लेकिन वो शायद आपका नाम नहीं ले पाए, पता नहीं क्यों नहीं ले पाए कि विश्लेषक और विश्लेषण और प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी आदर्श के लोग हो या कोई भी हैं, उनको मैं तो यही कहूंगा, कोई अहंकार वाली बात नहीं है कि आपकी सीनियरिटी और आपका ज्ञान जो है कुछ देकर जाता, उससे लेकर तो जाएंगे क्या? हम तो देकर देते हैं, आपको देने की स्थिति में नहीं होते हम लोग। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा है, और मेरे से ज्यादा आपने सारी चीज क्लियर की हैं, उसमें तथ्यात्मक बात होती है। बात यही थी अमिताभ सर कि सिंदूर ऑपरेशन को लेकर जिस दिन से हुआ, पहला दिन छोड़कर दूसरे दिन से ही विपक्ष ने अपनी चाल बदल दी थी। उसको इतना भरोसा नहीं था, इतना नहीं था कि इतनी स्पीड से जो है इसमें सफलता मिलेगी। और वो सफलता इतनी स्पीड के साथ साथ ये एक दुनिया में जो चर्चा का विषय रहा, दुनिया में कई चीज आई। और बड़ी बात ये रही सर कि हमारे भाई हैं, हम शर्मा जी का बहुत सम्मान करते हैं, कि एक बार कांग्रेस की तरफ देखना, जब किसी को एडिकेट करें या किसी एंकर पे करें या किसी विश्लेषक पे करें या प्रवक्ता पर करें, कि गृह मंत्री जो थे इनके समय के शिंदे साहब, उन्होंने मीडिया के सामने क्या कहा? जब भगवा आतंकवाद की बात आई तो उन्होंने कहा कि ये दबाव हो सकता पार्टी की तरफ से, कहा लेकिन गलत था। और आनंद शर्मा से लेकर किस किस के नाम बताऊं, वरिष्ठ नेताओं के जो आईना दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अब कुल्हाड़ी की बात आती है सर, कुल्हाड़ी अपने ही पैर में क्यों? जब सिख कांग्रेस के वो नेता दे रहे हैं, वो लीडरशिप दे रही है, जिस लीडरशिप पर कांग्रेस टिकी हुई थी, जो कांग्रेस के चार पैर थे, वो बार बार राहुल गांधी को आईना दिखाते हैं, लेकिन ये थोपते हम पर हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट की जब बात आती है तो पहले जो विश्लेषक सर ने कहा था कि चौकीदार चोर है, राफेल को लेकर बड़ा बवंडर मचा था, उस पर ऐसी इनको एक चोट पहुंची थी कि ये 5 वर्षों तक पूरे चुप रहे। और अब इनको पता नहीं वो कैसे भूत, जो दवाई का असर कम हो गया, फिर इन्होंने वो सिंदूर ऑपरेशन पर वही चीज उठाई। और कल जो घटना है, बड़ी घटना है, पूरी दुनिया ने देखी है, देश ने देखी है, कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने काई न दिखाया कि कम से कम आपको इतना अधिकार नहीं है कि आप देश की बात। देखिए सर, हम तो चैनल पर बहुत कम कह रहे थे, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जितना कहा बहुत बड़ी बात है। आप विश्लेषण करोगे तो उसमें तो फिर कुछ बचता ही नहीं है आपके बात तो, कि आईना दिखाने का तरीका क्या था। क्या आपने जो है, इसकी गारंटी है कि इतने 1000 वर्ग किलोमीटर बैठकर आप जो चर्चा करते हो या इस तरीके की बात करते हो? और सेना की बात जब आती है सर, तो मैंने ये कहा कि ताजा स्थिति तो 2004 से और 11 तक का जो इनका 14 तक का कार्यकाल था, उसमें कितनी बार अटैक हुए हैं? 27 बार लगभग, हजारों व्यक्ति मरे, 10 सैनिकों के सर भी कटे, लेकिन एक का जवाबदेही नहीं हुई। ये सर्जिकल स्ट्राइक जो है, इस पर सवाल उठते रहे। सर्जिकल स्ट्राइक पूरी दुनिया ने मानी है, पूरी दुनिया के साथ साथ तथ्य के साथ सेना ने तथ्य दिए सर। बड़ी बात जो है, देश को जो दुख है, आप जैसे लोगों को दुख जो है, वो ये है कि जब सेना सबूत दे रही है तो इसमें भारतीय जनता पार्टी की बात कहां बचती है कि आप जो घेरते किसको? इसलिए कुल्हाड़ी स्वयं मारते हो। आप लड़ाई तो लड़नी है भारतीय जनता पार्टी से, आप लड़ते हैं भारत की सेना से, भारत की सरकार से। सरकार का काम जो होता है सबका साथ, सबके विकास में आप भी कहीं ना कहीं खड़े हैं सरकार के साथ। आप विपक्ष में बैठे हो तो आप, जनता ने मैंडेट दिया आपको, विपक्ष में वैसे ही नहीं बैठे आप, लोकसभा के सदस्य चुनकर गए। 5 लाख व्यक्तियों पर बैठता है, लगभग 5 से 7 लाख पर एक व्यक्ति जाकर बैठता है। अगर आपको बोलना भी नहीं आता, आप पर उनकी बात रखनी भी नहीं आती, आपके पास तथ्य भी नहीं है, तो फिर कैसा विपक्ष है? तो सर मैं यही कहूंगा कि जिस तरह से विश्लेषण हुआ है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, और आज सम्मान के साथ कल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, आज पूरी लोकसभा ने जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी को एनडीए गठबंधन ने इकट्ठा होकर ये सम्मान दिया है, ये एक बड़ी बात है दुनिया को बताने के लिए कि हम एकत्रित थे, हम एक हैं, हम ताकत में हैं, नया भारत है। हम ये करते हैं कि घर में घुसकर मारते हैं। सर 1 मिनट और लेना चाहूंगा, थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा
कि आप जो है ये आज के नहीं हजारों वर्षों पहले से भारत काल की बात करती है, सनातन की बात करती है। एक युग में ऐसा पहले भी हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक। जाकर हनुमान जी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था श्रीलंका में, जो आज लंका की बात करते हैं, आज श्रीलंका हो गई है। और उसका जवाब यही था, उस समय कुछ नहीं था, वहां सारा काम हुआ था। और उस समय और आज के समय में ज्यादा अंतर नहीं है। ये वही सनातन है, वही भारत है, सिर्फ सोए हुए थे। जामवंत जी ने उनको कहा था कि आप जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं, इतनी ताकत है। इस भारत की ताकत को सिर्फ 75 वर्षों तक दबाया गया था, वरना चाइना पर हम 90 तक भी हम उससे आगे थे, हर चीज में, जीडीपी में, सब चीज में, और विकास में, दर में, सब में। लेकिन हमारे पास 20 वर्ष ऐसे गए थे लगभग, जिनमें सर हमें यहां पहुंचाया गया, जिसमें लाखों करोड़ों संपत्तियों के मालिक हुए। एक युग आया, छोटी पार्टियों के नेता 1000 करोड़ के मालिक, मुलायम सिंह जी हो, राम गोपाल जी हो, राहुल गांधी जी हो, सोनिया जी हो। आज क्या एक बार संपत्ति का जिक्र कोई विपक्ष, मोदी जी, योगी जी जैसे नेताओं के लिए भी करके देख लो भाई, इनसे क्या होगा। और इनसे बड़ा पता, और किसी गडकरी जी बैठे उनको देख लो, बढ़िया काम कर रहे हैं, इनका विश्लेषण करा लो, इनकी जांच क्यों नहीं मांगते आप? ठीक है देवेंद्र जी, ठीक है, अब रुकना होगा, दोबारा मैं आता हूं। देवेंद्र जी याद दिला रहे थे कि कही रीछपति सुन हनुमाना, का चुप साध रहा बलवाना। संजय राणा, एक अभी मैं सुन रहा था कि भाई हम सेना की हमेशा, सेना के प्रति श्रद्धा रखते हैं और सेना की बड़ाई हमेशा करते हैं, और सम्मान सेना का होना चाहिए जिसने किया। मेरी दो बातें हैं इस पे। एक तो हमेशा सेना का सम्मान किया, ऐसा नहीं। सिटिंग आर्मी चीफ को गली का गुंडा कांग्रेस के एक बड़े नेता ने कहा, और वो केवल खुद ही नेता नहीं था, वो पॉलिटिकल फैमिली का व्यक्ति था। बिल्कुल उमाशंकर दीक्षित के परिवार का व्यक्ति था, जिन्होंने नेहरू के साथ कांग्रेस में काम किया। और दूसरी बात कि सम्मान मोदी का क्यों, एक ये प्रश्न मैंने देखा है। बोले मोदी ने तो नहीं मारा जाके वहां एयरबेस पे अटैक, मोदी तो बम लेके हाथ में गए नहीं थे। ठीक बात है, लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं कि 71 की लड़ाई में इंदिरा जी बॉर्डर छोड़िए, वो इंडिया गेट पर भी जहाज में बैठ के नहीं आई थी कि चलो किधर है, कौन पाकिस्तान है, नहीं ना, प्रधानमंत्री के काम ही नहीं। लेकिन ऑल क्रेडिट गोज टू श्रीमती इंदिरा गांधी। देश भर में पोस्टर छपा किसका, इंदिरा जी का। दुर्गा किसको बताया, इंदिरा जी को। क्यों, कौन जनरल गया, कौन मेजर गया, उसका तो कहीं नाम ही नहीं आया। तब वो सही था। अब मोदी को माला पहना दे तो बोले मोदी कौन होते, जो इंदिरा गांधी थी सो मोदी है। नहीं संजय राणा, बिल्कुल अमिताभ जी आपने सही कहा, लेकिन इंदिरा गांधी और मोदी जी में मैं सबका सम्मान करता हूँ, ज़मीन आसमान का अंतर है। देखिए मोदी जी अपनी सेना का भी सम्मान करते हैं और अधिकारियों का भी सम्मान करते हैं, लेकिन याद होगा मानिक शॉ जी को 71 की लड़ाई के जो सेना नायक थे उनकी पेंशन बंद कर दी गई थी। 2007 में कोर्ट के आदेश के बाद उनको पेंशन दी गई थी। तो कौन कितना सम्मान करता है सेना की पता चलता है। एक आपको याद होगा राजीव गांधी साहब जिंदा थे तो जो छुट्टियां मनाने ना नेवल शिप में जाते थे और शिप खड़ा रहता था अंडमान कहीं पे किसी द्वीप पे, कौन कितना सम्मान करता है उस पर नहीं जाते हैं। अभी सब लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बात बोली है, बोले कि भाई हमारे काल में बड़ा अच्छा हुआ था। बिल्कुल आपके काल में अच्छा हुआ था, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। 20% बेरोजगारी बढ़ गई थी इंदिरा जी के काल में, 74 में। बेरोजगारी जो दर होती है ना 28% थी, ठीक है, इन्फ्लेशन जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, तो अब हमारे पर चढ़ने लगोगे। अभी एक और बताते हैं, दो जो चीफ जस्टिस थे एन रॉय और एमएच बैग, जिनको 3-3 में, एक तो बेचारा एडवोकेट भी नहीं था, उसको बना दिए थे चीफ जस्टिस इंदिरा गांधी जी ने, और एन राय जी को 3 सीनियर जजेस को छोड़ करके हटा करके उनको बना दिया गया था, जो कभी उस लायक थे नहीं। तो ये हुआ है। अभी चर्चा कर रहे थे कि भाई हमारे जो नेता है आके बोलते हैं। अमिताभ जी बताइए, टीवी पे बोलना, ट्विटर पे बोलना, मंचों पे बोलना काम है कि अगर आपके पास आइटम बम टाइप का चीज है जिसको जेब में लेके घूमते, हमें समझ नहीं आता आइटम बम जेब में कैसे रहने लगा है। न कोट पहनते हो, न जैकेट पहनते हो, टी शर्ट में कहाँ रखे हो आइटम बम, उसको सुप्रीम कोर्ट लेके क्यों नहीं जाते हो? फोड़ो ना वहाँ पे जाके सुप्रीम कोर्ट कि सरकार ऐसा अन्याय कर रही है, सरकार ऐसा गलत कर रही है। ये बताइए कि तकरीबन 16 से 20 लाख लोग की मृत्यु हो चुकी है SIR में बिहार के अंदर, जो आंकड़ा मेरे पास है। 20 लाख लोग को हटाया ना जाए, इनके हिसाब से वोटर बनाए रहे कि आके आइए वोट दीजिए। मरा हुआ आदमी आके वोट देगा?
भैया आपको समझना पड़ेगा। और आपको जब प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, सम्मान क्यों नहीं करना चाहिए? हर वो नेता का सम्मान करना चाहिए जो नेतृत्व कर रहा है। ये बताइए, युद्ध में अगर पहले जमाने में सेना जीती थी, क्या सेना राजा का सम्मान नहीं होता? तो होता था। आज राणा प्रताप जी का नाम क्यों याद रखा है? तो उनके सेना का पूरा नाम याद नहीं रखा गया, लेकिन राणा प्रताप जी और सेना नायक जो होगा उसका उस समय का सबका नाम हमें याद है। उसी तरह हमारी आर्मी है, उनके चीफ है, और हमारे सेना नायक जो है हमारे प्रधानमंत्री हैं, और सबका सम्मान होना चाहिए। हम कहते हैं जो भी हो, कल कांग्रेस की गवर्नमेंट होगी या परसों कांग्रेस की गवर्नमेंट होगी, वहां भी अगर अच्छा काम होगा तो उनका भी सम्मान होना चाहिए। समस्या इनको मोदी से है। मोदी का सम्मान क्यों, राहुल जी का सम्मान क्यों नहीं हो रहा? अरे सम्मान लायक काम तो करो भैया, हम सम्मान करेंगे आपका। आप हमेशा अपने पे प्रश्न उठा देते हो, आप उल जुलूल बातें करने लगते हो, कहीं की बातें कहीं रखने लगते हो। 2000 स्क्वायर किलोमीटर कब्जा कर लिया। अरे भैया कहाँ नाप रहे थे इंची टेप लेकर के? क्या वहां पे नहीं पता है? आपके परदादा के जमाने में क्या हुआ था? लाखों हेक्टर दे दिए थे, तो कुछ का हिसाब किताब नहीं है, लेकिन आप इंची टेप लेके नाप रहे 2000। समस्या है क्या है? उल जुलूल बातें हैं। सत्यता पे हो, अगर सत्यता है अमिताभ जी, कोर्ट जाइए, कोर्ट आपका फैसला करेगा। अभी रुकना होगा, मैं बहस को आगे ले जाऊं, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, ये स्थापित परंपरा है और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अच्छी लगे तो भी और बुरी लगे तो भी। कुछ परंपराएं ऐसी जिसको आप नकार नहीं सकते। युद्ध में जय और पराजय राजा की ही होती है। राजा के ही माथे मुकुट सजता है, राजा ही के माथे ही मुकुट हटता है। इसलिए इस बहस में पढ़ने से कोई फायदा नहीं। 71 की अभी हो सकता कोई एक राजतंत्र नहीं है, मैंने लोकतंत्र का उदाहरण पहले दिया, राजतंत्र का बाद में, ठीक। यानी ये 5000 साल की पूरी व्यवस्था जुड़ गई। इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, जो अब नरेंद्र मोदी हैं, और पूरा 71 का श्रेय लिखा पढ़ी में केवल इंदिरा जी को दिया गया, जगजीवन बाबू तक को नहीं दिया गया, जो दलित नेता थे, जिनको गांधी जी की पेंसिल से पहली कैबिनेट में शामिल किया गया। पंडित जी की लिस्ट में उनका नाम नहीं था। लिस्ट गांधी जी के पास गई, गांधी ने अपनी राइटिंग में उस पर जगजीवन राम लिखा। उस दलित नेता से भी कहा गया तो पीछे रहो, पर्दे के पीछे रहो, सामने मत आना। बोले हो, हुआ, देखा देश ने। किसी से पूछ लो 71 की लड़ाई, आदमी इंदिरा गांधी बोलेगा, क्योंकि बाकी किसी का नाम आया ही नहीं, आने नहीं, किसी की फोटो खींचने नहीं दी। 71 की लड़ाई की एक फोटो हमको दिखा दो जिसमें भारत के सेनाध्यक्ष और जगजीवन राम के साथ प्रसन्न मुद्रा में इंदिरा जी खड़ी हो, दिखा दीजिए। एक भी नहीं। क्या वो समय नहीं था खड़े होने का? सबके माथे पर रोली तिलक इंदिरा जी खुद लगाती कि वाह भाई वाह क्या बात की, और दलित नेता का सम्मान करती। जगजीवन बाबू का नहीं किया। बच्चों को याद भी नहीं जगजीवन राम कौन थे, पूछ लीजिए नहीं तो व्हाट्सएप पे मैसेज डाल के अपने परिवार के ग्रुप में, क्योंकि कभी सामने ही नहीं आए। खैर अशोक जी, एक बड़ी चर्चा है जी। एक तो 5 तारीख की बड़ी चर्चा थी, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, ईश्वर की दया से सब ठीक है। अब दूसरी चर्चा है 8 तारीख की। अब वो 5 वाली इनकी तरफ से थी, देवेंद्र प्रमुख की, और 8 वाली आपके शिविर से है, कैंप से, कि परमाणु बम, एटम बम गिराया जाएगा। क्या तस्वीर बन रही है? क्या है? एटम बम है कि नहीं है? और एटम, एक बार मैंने ऐसा सुना था कि मैं पार्लियामेंट में बोलूंगा तो पार्लियामेंट हिल जाएगी या क्या होगा, भूकंप आ जाएगा। लेकिन वो बोले और भूकंप नहीं आया, हवा भी जैसी चल रही थी वैसी चली, वो भी आगे पीछे नहीं हुई। इस बार मामला टेढ़ा हो गया और कह रहे कि अब की एटम बम चला देंगे। क्या आप देश की जनता को आगाह करना चाहेंगे कि 8 तारीख को कैसे सुरक्षित रहे वो? क्योंकि एटम बम होगा तो रेडिएशन निकलेगा, न्यूक्लियर रेडिएशन, वो तो हिरोशिमा नागासाकी टाइप का मामला ना हो जाए कहीं। अशोक जी, नोएडा छोड़ के कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे ना, बड़ा दिल्ली बगल में ही है ना। अशोक जी देखिए अमिताभ जी, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी के पास या विपक्ष के पास, विपक्ष के वकीलों के पास, विपक्ष के नेताओं के पास बहुत सारे सबूत हैं, जिन सबूतों की बात हो रही है, और वो सबूत हैं चुनाव आयोग द्वारा चोरी किए जा रहे वोटों पर, चुनाव आयोग द्वारा जो अभी ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल जो प्रकाशित हुआ है उसमें बहुत सारे मृतकों के नाम भी हैं। इसको आप या भाजपा के साथ ही आप डिनाई नहीं कर सकते हो, तो सबूत के साथ दिया है। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी सूचनाएं हैं, ऐसे सबूत हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई अपना जो है दिशा निर्देश उस देखते हुए जारी करेगा। सवाल ये उठता है अमिताभ जी, मैंने देखा है कि जो कमजोर होता है
जो कमजोर होता है अखाड़े में उतरने से डरता है। जिससे पाकिस्तान कमजोर है तो भारत से डायरेक्ट फाइट नहीं करता, वो आतंकवादी भेजेगा, प्रॉक्सी वार करता है, छिप युद्ध करता है, धोखेबाजी की लड़ाई करता है। उसी तरह से जनता की अदालत में भाजपा बहुत ही कमजोर हो चुकी है। उस कमजोरी को वो अपनी ढाल बना रही, किससे? चुनाव आयोग को। वो हमसे, विपक्ष से फ्री एंड फेयर फाइट नहीं करना चाहती। वो जानती है कि फ्री एंड फेयर फाइट होगी तो हम उठा के पटक दिए जाएंगे। जनता बिल्कुल परेशान हो गई है, लेकिन उस फ्री एंड फेयर फाइट से बचने के लिए अशोक भाई वो अपना बोलेगा, आपको अवसर है पूरा। एक छोटा सा 30 से एक छोटा सा एक मिनट की बात। मेरी समझ ये कहती है कि इतने सालों का अनुभव उसमें शामिल है कि आप तब तक किसी चुनाव को फ्री एंड फेयर नहीं मानेंगे जब तक आप न जीत जाओ। बिल्कुल सच्ची है बात कि नहीं? आप तभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे कि अब की चुनाव बढ़िया हुआ जब आप जीत जाओगे। आप नहीं जीते, आप सरकार में नहीं आए, तो आप हर बार यही कहोगे वोट चोरी हुआ, सब गड़बड़ हुआ। नहीं अमिताभ जी, मैंने इसके पहले भी अपनी बात रखी थी कि वो जो 18,000 वोट डिलीट हुए थे उसके बारे में तो बयान अनफी लगा करके हमारे पार्टी से शिकायत की गई थी चुनाव आयोग से। चुनाव आयोग ने लेश मात्र भी उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया? ये संदेह किसके ऊपर जाएगा? देखिए, मैं वही कह रहा था कि चुनाव आयोग एक तरह से ऐसी संस्था बना दिया मोदी सरकार ने कि जो संस्था एक खाली चुनाव एक रजिस्टर करने की मशीन हो गया कि हाँ चुनाव हो रहा है, चुनाव आयोग चुनाव करवा रहा है। रसिया की तरह, चाइना की तरह हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को बनाने के लिए आमादा है मोदी सरकार। और ये खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। ये खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ेगा, प्रेस को भुगतना पड़ेगा, हमको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जब लोकतंत्र नहीं बचेगा तो न तो आपकी आवाज बचेगी न तो मेरी आवाज बचेगी। इसलिए सबको आवाज उठाना है इस तानाशाही सत्ता के खिलाफ। आप हर बात में अमिताभ जी बस 10 सेकेंड, चाहे डिबेट टीवी में हो, चाहे डिबेट लोकसभा में हो, चाहे डिबेट राज्यसभा में हो, वो कोई भी डिबेट बिना नेहरू के, बिना इंदिरा गांधी के पूरी नहीं होती। लेकिन मोदी जी को अगर इंदिरा गांधी को चैलेंज कर रहे हैं, एक चीज उसको ध्यान में देना चाहिए कि इंदिरा गांधी जी ने कभी अपना ये नहीं बताया था कि हमारा फला इतना चौड़ा है, हम इतने बड़े बहादुर हैं। लेकिन उसी इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को घुटनों पर लाया था, बांग्लादेश को अलग कर दिया था। उसी इंदिरा गांधी ने अमेरिका से आंखों में आंखें डाल करके बात किया था। यहाँ विश्वगुरु की तरह नहीं कि अमेरिका ने जरा साहों का चिट्ठी भी लिखी थी, अब उसमें जाना नहीं चाहते। चिट्ठी भी लिखी थी, एक चिट्ठी लिखी थी निक्सन को, बड़ी गंदी चिट्ठी है अशोक भाई। वो चिट्ठी अच्छी टेस्ट की नहीं है। 5 इंच का सीना वाला व्यक्ति। अरे भाई रुक जाओ अभी। इंदिरा जी ने 71 की लड़ाई के समय एक चिट्ठी लिखी अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन को। वो चिट्ठी पब्लिक डोमेन में है। वो चिट्ठी वितृष्णा पैदा करती है, उसको पढ़ो। तो मैं नहीं चाहता। और जो बात अशोक जी ने कही कि नेहरू और इंदिरा नहीं, उनके बिना भारत की बात कैसे पूरी हो सकती है? वो भारत के एक बड़े कालखंड में भारत के प्रधानमंत्री रहे। गजब बात है। बोले मुलायम सिंह की बात ना करो यूपी में, क्यों नहीं करेंगे? मुलायम सिंह 3 बार चीफ मिनिस्टर है भाई। 14-17 में चुनाव आप करा रहे। और दूसरी बात, एक चुनाव आयोग पर बड़ी बात हो रही है, राज भाई के पास जाऊंगा। एक जानकारी दे दूं, इंडिया अलायंस का प्रमुख घटक दल जिसके पास अपनी मजबूत सरकार है, पश्चिम बंगाल ममता जी की पार्टी, राज भाई, वहां पर लिखत पढ़त में राज्य चुनाव आयोग राज्य के गृह मंत्रालय के अधीन है। ये जानकारी है आपको कि नहीं? अशोक भाई और आप सब लोग गंगाजल हाथ में लेके कह रहे कि ना जब तक इसको बिल्कुल उन्मुक्त नहीं कर दोगे तब तक सब घोर माठा होगा। मान लिया, वहां तो ममता दीदी के अधीन है, ऑफिशियली होम मिनिस्ट्री के अधीन है। अभी चुनाव आयोग ने चिट्ठी लिखी पश्चिम बंगाल सरकार को कि भैया इसको गृह मंत्रालय से बाहर करो। राज भाई नहीं, आपसे मेरा वही प्रश्न, अभी ये संजय राणा कह रहे थे कि क्या नोएडा छोड़ के जाने की एडवाइजरी है 8 तारीख को, मतलब गांव चले जाए कहीं, हाँ, तो फट जाए तो। क्योंकि अब की मामला एटम का है। एक्चुअली संजय राणा जी पूर्ण ग्रह से ग्रसित हैं और मानसिक रूप से दिवालिया और व्यवहारिक रूप से गुलाम है। ये नहीं कर पाएंगे। इनको चश्मा सफेद करने की जरूरत है। अभी इन्होंने एक बात सफेद ही है, स्टेज में कही थी, हरा नहीं पहना है, चश्मा सफेद है इनका, अभी हरा नहीं हुआ है। मैंने बड़े होशियारों को मुंह के बल गिरते देखा है राणा भाई। हाँ, वो तो आजकल हम देख ही रहे हैं, रोज पार्लियामेंट में गिर रहे हैं राहुल गांधी। मैंने बहुतों को बोलते देखा है। मैंने पहली बार आज देखा, मैं बहुत देखता हूं कि बीजेपी के
प्रवक्ता तो चुप है, बार बार उंगली उठा रहे हो, क्योंकि यही उंगली करने अरे मैं के लिए आपको सत्ता रखना पैसे चाह दिए रहा था, जाते मैं तो हैं। बोलने वाला था। आपको- इंदिरा गांधी जी ने अरे ही मुलायम सिंह यादव जी को उठा के अंदर किया था इमरजेंसी में, और उसके गुणगान कर रहे थे माननीय जवाब दे दो आप, तो मैं तो वही एक सवाल बोलने का वाला जवाब था। दे दो बस। दो एक सवाल चीफ का जवाब दे कमिश्नर दो। थे टीएन क्या आप शेषन और केपीएस 2014 से गिल, पहले दोनों को पैदा होना कांग्रेस पार्टी अपने ने आप एमपी में बनाया, एक को गौरवान्वित मंत्रालय समझते दे हो? दिया। भैया या हम 2000 थोड़ी ना के दिए बाद थे, पैदा वो तो होना आपकी समझते सरकार थे। दी थी। अरे चश्मा मेरा आप आज भी खूब सफेद रहते है हैं, मान्यवर, कुछ नहीं है। जिस दिन हरा हो जाएगा फिर चर्चा करना। ये है बस आपके कुछ नहीं, पारदर्शिता इसी पे के चल साथ रहे दिख हो। रहा है एकदम। आप बता दो, अच्छा पहले बता दो, आप 2014 से पहले के पैदाइशों शकल से लगते हो, क्या आपको गौरवान्वित अच्छा फील होते 2000 हो? देखिए या इलेक्शन पाप कमीशन की समझते बात हो हो? रही है, 5 सेकंड में खत्म नहीं, करूंगा। पहले 2004 ना, का ना, इलेक्शन कब हुआ था, किसके अरे शासनकाल भाई, मेरी बात में? सुनो। एनडीए के शासनकाल एक तो बड़े बाबू, में। जीता नगर कौन? निगम के कांग्रेस। कलर की तरह 9 बात में नहीं किसका करी हुआ? जाती। जीता कौन? कांग्रेस। बात सभी कर रहा हूं, नगर ईवीएम से निगम हुआ के था। कलर की तरह 14 बातें में मत किसके करो। साथ मेरी कैसे बात हुआ का था? जवाब ईवीएम दो से कि जीता कौन? 2014 से बीजेपी। पहले उसके पैदा बाद होना बीजेपी जीतती आ रही है। गौरवान्वित अरे समझते अपने हो या कर्मों को पाप समझते देखिए, हो? इस बात का जवाब आपके दो कर्म क्या कि है, कर्मों को 2014 नहीं से देख पहले रहे। पैदा जनता होना- आपको अरे भैया, एकदम वही- नकार वही चुकी करा है। दिया नगर निगम आपके के कलर नेतृत्व की में तरह क्षमता नहीं है कि टैक्स चीजों माफ को नहीं लेकर बता करूंगा। सके। पैसे आएंगे दिया हम जाएगा। बम फोड़ क्या देंगे। बातें करते रहते हो? अरे भैया हम बम फोड़ देंगे और बाहें अरे ऊपर मुझे कर मेरी लेंगे। बात का जवाब भैया दोगे? सदन में एलओपी हो, 2014 से पहले लीडर ऑफ पैदा प्रोपोगंडा होना नहीं हो, गौरवान्वित लीडर समझते ऑफ हो या अपोजिशन हो, पाप? और आपका काम है बोलो सवाल ना। उठाना सरकार पे, मैंने तो और कह दिया, सवाल मानसिक जनता रूप के से हित में गुलाम उठाना है। आपको अपने हित में नहीं व्यवहारिक उठाना रूप से है, दिवालिया चाइना हो। के हित में नहीं मैं तो उठाना कह रहा हूं, है, अपन पाकिस्तान कह के रहा हित में नहीं हूं। उठाना अरे है। आप बताओ। यह आपका काम है। बताओ। लेकिन आप जो है स्पोक्स पर्सन 2014 बने से हुए पहले हो पैदा होना पाकिस्तान के, गौरवान्वित समझते और हो, बिलावल पाप भुट्टो समझते हो। साहब बोल रहे हैं, और मेरा भाई अगर वहां पे पाप बैठा समझते हो, है, आपको बोलने मुझे का कुछ अधिकार चिंता नहीं है। करने यहाँ की पे जरूरत कोई- नहीं है। मैंने मुझे अपने पता है, भाई को आप वहां पे जैसे बैठा विशेषज्ञ दिया है, और भेड़िया भाई होते हमारे हो, शेर पक्ष की में खाल अपनी पहनते हो, बातें रख रहा है और कुछ और मोदी नहीं जी है। को घेर रहा है। कुछ नहीं है। अरे भैया हमारे ऊपर आपके- कहा अटैक कर मैं तो रहे आपको हो? मानता ही अमिताभ हूं। सर ने बड़ा आप सिंपल लोग से तो ये पूछा, हो, मैं नोएडा ले छोड़ आएंगे के चला पैसे जाऊं, बोलने। आइटम बम फटने वाला अरे है भाई, तो। और आइटम साले बम से देखिए ले सर, आएंगे पैसे आइटम लेके। बम कहाँ होता है? जो और अपने विनाश होता है, इससे आपको हजारों समझ ही लाखों नहीं लोग है। मरेंगे। मुझे तो आप- राहुल मुझे तो गांधी आप साहब पढ़े अपने लिखे ही लगते देशवासियों हो। को मारने के लिए बम फोड़ने अच्छा, वाले मुझे हैं। तो लगता अरे है गजब पढ़े चल रहा लिखे ही भाई। नहीं हो। अरे जाके आपका फोड़ना interpretation पाकिस्तान में, अनपढ़ों फोड़ो की तरह। फोड़ना अमेरिका में जाके आप फोड़ो, interpret क्या अपने कर- देशवासियों को मारने में तुले ठीक हुए है, मान्यवर। अब संजय राणा आप रुकना का राज भाई जल्दी से कंप्लीट करिए, क्या कहना चाह रहे हैं? इलिटरेट पीपल है, जी आपको पता ही नहीं है कुछ, ये क्या करेंगे बताओ? नहीं ये तो ले इनको आए छोड़ होंगे के जाने बीजेपी की के जरूरत नहीं, कारण। नोएडा में रहे आराम से। इनको इनको नहीं है, कहीं जाने की जरूरत तो नहीं इनको ना। नहीं है। अरे मेरी बात सुनो, ये 2014 के बाद पैदा हुए हैं, ये नाबालिग हैं, इन्होंने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैं इनको नाबालिग समझता मैं राहुल हूं, गांधी और से क्षमा छोटा करो कि हूं। छोटन के उत्पाद, और अपने आप मैंने को इसके नवयुवक सारे तो बोल उत्पाद सकता हूं, माफ उनसे करता बहुत हूं। छोटा हूं। ये और नवयुवक भी बोल सकता हूं, राज भाई। ठीक, और कमाता भी खुद ही हूं, खाता भी खुद ही हूं, पार्टी नहीं खिलाती मुझे। कुछ नहीं हो, अरे कह सकता हूं। ऐसे बॉडी दिखा कमाने करके वाला सदन व्यक्ति। में चर्चा होगी। एक दोनों लोगों को मिनट, संजय राणा को भी, मुझे राज भाई को, सेकंड दो। दोनों मित्रों को, मैं भी दोनों अपनी मित्रों को बात रोकूंगा, दोनों को रोके। अब देवेंद्र प्रमुख के पास चलूंगा। देवेंद्र जी, आपकी पार्टी सरकार में है, मैं देख रहा था, शायद अगर सही याद करूं, उन्होंने बेंगलुरु में फोड़ेंगे बम, लेकिन चूंकि बम एटम है तो कहीं फोड़ो। तो अब तो उन्नत तकनीक के बम आ गए और ज्यादा प्रभाव वाले। हिरोशिमा के समय में तो मान लो अनगढ़ बम थे, उतने परफेक्शन उसमें था नहीं। अब की तो बहुत एआई भी घुस गई उसमें। सरकार की जिम्मेदारी क्या है बम फोड़ने की जब बात आ रही है? क्या तैयारी है आपकी? क्योंकि स्वाभाविक बम आप ही सिर पे फोड़ेंगे ये भी तो है। तो आपने कौन सा हेलमेट खरीदा है, क्या किया है, ये भी तो समझ में आए। अमिताभ सर, मैं बार बार आपका धन्यवाद इसलिए ही तो करता हूं कि एक डिबेट आपकी करता हूं, कई दिन में नंबर आता, कई डिबेट में जो है उसके लिए काम एनर्जी का काम करती है, एक एनर्जी ड्रिंक का काम करती है। मैं ये कहता हूं सर कि आपने बम का जो क्वेश्चन उठाया, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। मैं इसका थोड़ा सा विश्लेषण इसलिए करूं कि इस देश में एक दौर ऐसा भी था सर, 2004 से लेकर लगभग 14 तक, कि बहुत ज्यादा चला, जो हमें ज्यादा याद है, क्योंकि ज्यादा पीछे जाएंगे तो फिर डिबेट गिर जाएगी, कि संदिग्ध वस्तु हो सकती है, हाथ मत लगाना, उसमें बम। वो रेलवे स्टेशन, वो बस स्टॉपेज, वो एयरपोर्ट तक भी लिखे गए थे, इसी देश में लिखे गए थे। और यही वो देश है आज, कि आज जो बम फोड़ने की चर्चा हमारे साथी या जहां की बात कर रहे हैं वो खत्म हो चुका है।
सर 2014 के बाद इस देश में, 17 के बाद जिस प्रदेश में हम बैठे हैं, सबसे बड़ा देश का प्रदेश है, दुनिया की 5वें नंबर की अपने आप में आबादी है, मतलब एक देश है अपने आप में उत्तर प्रदेश, जो इसी चीज से जलता आता था कि आज यहाँ फूटने वाला है, आज यहाँ जुड़ने वाला है, आज हिंदू होगा, आज मुसलमान होगा। मैं तो यही पूछना चाहूंगा राज भाई से, अशोक जी से, कि आप लोगों की सरकारें रही हैं, आपने वोट जरूर एक वर्ग का लिया है और राजनीति एक वर्ग की करते हो, लेकिन शोषण सबसे ज्यादा, डंके की चोट पर कह रहा हूं, अमिताभ सर की डिबेट है, बहुत गहन डिबेट है, बहुत लोग देखते हैं, सर्च करते हैं, थोड़ा संभल कर बोलना पड़ता है, बेबाकीते बोला नहीं जा सकता, तथ्य के साथ बोलना पड़ता है कि आज जो है लोगों को ये निष्कर्ष आ रहा है कि वो जो हिंदू और मुसलमान की बात पर आप अपनी सरकारें बनाते थे, उससे, उस चीज से मुसलमान भी धीरे धीरे निकलता हुआ आ रहा है, उसकी समझ को आ रहा है कि आज हम जिस उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, जिस भारत में रह रहे हैं, कम से कम हजारों की संख्या में जो उनके तीसरे महीने या 6 साल में एक बार या 6 महीने में एक बार दंगे में मरना, जलना, लूटना, पिटना बंद हो गया कम से कम। ये बदलाव सबसे बड़ा बदलाव है सर। और दूसरी बात ये रही है कि बम पर चर्चा कर रहे, बम हम जरूर फोड़ते हैं, लेकिन बम हम वहां फोड़ते हैं जहां दुनिया चर्चा करती है। हनुमान जी ने बम जो फोड़ा था वो लंका में फोड़ा था, हमने बम जो है पाकिस्तान में फोड़कर अमेरिका तक को ये बताया कि सर्जिकल स्ट्राइक आखिर होती क्या है। आप लोग जो है बैठकर जिस तरीके के अपने बिजनेसीकरण को बढ़ा रहे थे, उसको नंगा करने का काम, आज जो टेंशन है ना, अमेरिका अमेरिका बार बार हमें बताते हैं, ये वही अमेरिका सर, आपने क्लियर कर दिया, धन्यवाद। मैं वहां नहीं जाना चाहता कि इंदिरा जी ने क्या लिखा था और मोदी जी कैसे आंख में आंख डालकर बात करते हैं, ये वही अमेरिका है। आप टैरिफ की चर्चा कर रहे हो, उन्होंने कह दिया शाम को डिक्लेयर कर दिया, सुबह कह दिया वापस ले लिया। अरे जैसा काम करना करिए ना आप, ठीक। ये आज का भारत है भाई, और आज के भारत का एक नेता है नरेंद्र मोदी, वो सबके नेता हैं, सबके प्रधानमंत्री हैं। अब राहुल जी को इतना कम से कम आप जरूर सिखाइए कि आप जब देश की बात आए तो तालियां जो है वो आपकी संसद में बजे, ना कि पाकिस्तान की संसद में राहुल के लिए तालियां बजे। इसलिए कहते हैं सर हम कि अपने पैर में कुल्हाड़ी क्यों मारते हो? अगर यही तालियां पाकिस्तान में बजवानी है तो भारत में चुनाव क्यों लड़ते हो? आप ये जमीन तय करो ना, ये क्लियर करो ना, इस देश को बताओ ना। ये 140 करोड़ लोग सुनना चाहते हैं राहुल गांधी से ऐसी वाणी सर। ठीक है देवेंद्र भाई, आगे आपकी लेक्चर हो गया लेक्चर। एक बड़ी विचित्र बात है, वितृष्णा पैदा करने वाली बात है कि बेनजीर भुट्टो का लड़का वहां ये क्यों कह रहा है कि हमारे उनके शब्द हैं बिलावल भुट्टो के कि हमारे अपने लोग इंडियन पार्लियामेंट में बैठे हैं। ये अपने लोग क्या होता है? ये गैंग चला रहे हो क्या? कौन लोग हैं जिनकी ओर बिलावल इशारा कर रहा है? मैं उसको गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि वो बालक वही है जो कह रहा था कि दरिया में खून बहेगा, और कुछ नहीं बहा, खुद छुप के बैठ गया। जब वहां बम गोले गिरे तो अपना मेज के नीचे छुप गया है, बोला जब बम गोले बंद हो जाएंगे तब निकलूंगा। और उससे पहले माइक पे चिल्ला रहा था, किसी किसी सिरफिरे को माइक मिल जाए तो कुछ भी बोलता है लेवल। वो कह रहा था दरिया में मोदी, दरिया में खून बहेगा। और एक दूसरे थे भाईजान, उनको लोग बताते कि वो बड़े आतंकवादी हैं, वो भी चिल्ला रहे थे टोपी पहन के कि मोदी हम तेरी सांस बंद कर देंगे, तू पानी बंद करेगा क्या? 16 मर गए उनके परिवार के इकट्ठे एक ही मिनट में क्या? तो रो रहे थे, ऐसे नाक छिनक रहे थे, आंसू पहुंच रहे थे, करते या अल्लाह हमें क्यों नहीं उठा लिया? ऊपर से आवाज आई तुम्हारे अब टाइम आएगा, डोंट वरी क्या? जो ये कह रहे थे कि मोदी हम तेरी सांस बंद कर देंगे। मेरा प्रश्न ये कि चुनावी जीत हार पर संघर्ष होना चाहिए, होता है, ठीक है, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है भारत में, लेकिन जनता के वोट से चुने हुए व्यक्ति के प्रति मन में तेजाब नहीं होना चाहिए। मैं तेजाब शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। तेजाब चेहरे से दिखता है, एसिडिटी बहुत हो जाए तो चेहरा बता देता है। समझदार डॉक्टर और दूर से बता दे कि भैया तुम्हें एसिडिटी बहुत ज्यादा है, क्या ठंडा दूध पियो फ्रिज का। ये एसिडिटी क्यों है? इतना अम्ल क्यों है? इतना क्यों है एसिडिटी? क्या आप हमारे आपके चिढ़ने से मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे? रहेंगे। क्या इस देश ने इंदिरा गांधी को देश के नेता के रूप में स्वीकार नहीं किया? किया।
तो मोदी को क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? जिस वोट से इंदिरा गांधी चुनी गई और 52 में आकर जिस वोट से पंडित जी चुने गए, 47 में वोट से नहीं चुने गए थे पंडित जी। एक ये भी ख्याल रखो, कई बार लोग सारा उनके में जोड़ देते हैं कार्यकाल। 47 से 52 तक दूसरे किस्म का कार्यकाल है। वो नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर थे, इलेक्टेड हुए 52 के चुनाव के बाद, इसलिए 52 से 64 तक का जोड़ो, जब तक पंडित जी जिंदा रहे। खैर वो बहस फिर कभी। मैं कहता हूं वही सम्मान भारत के हर प्रधानमंत्री के लिए क्यों नहीं? ये मानसिकता का प्रश्न है राजबाबू। एक प्रश्न आया था, मेरे दिमाग में बात आ जाती तो मैं बोलता जरूर हूं, फिर बाद में जो हो तो होता रहे। शास्त्री जी प्रधानमंत्री चुने गए, अशोक भाई सुन लीजिए, वो गरीब परिवार के पुत्र थे, लेकिन भारत आज भी ईमानदारी के मामले में उनको 24 कैरेट का सोना घोषित करता है। उतना विश्वसनीयता किसी नेता की ईमानदारी के मसले पर नहीं जितनी शास्त्री जी की। शास्त्री जी को लोगों ने कहा जब प्रधानमंत्री बन गए कि आप वहीं रह लो 3 मूर्ति में ही। अब शास्त्री जी को इतना इल्म नहीं था कि मसला क्या गंभीर कहां से हो जाएगा, तो उनने कहा कि ठीक है भाई वहीं रख दो झोला वोला, वहीं ठीक है। बाल बच्चों से मैं नाम नहीं लूंगा, एक बड़े परिवार से आवाज आई, नो अब तुम 3 मूर्ति में रहोगे, तुम्हारी इतनी हैसियत। ये भाव बताता है कि हम अपने अलावा किसी को नहीं मानते। ये भाव गलत है। इस लोकतंत्र को यहां से समझिए। मुलायम सिंह जी किस परिवेश से उठकर आए, अशोक यादव बैठे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए। मायावती जी किस परिवेश से आई, 4 बार उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर हुई। कल्याण सिंह जी किस परिवेश से आए, चीफ मिनिस्टर हुए। राजनाथ जी किस परिवेश से आए, इनके परिवार में कोई नेता नहीं था कि जिसने इनको उठा के बैठा दिया हो। क्या इनका सम्मान नहीं होना चाहिए? क्या हम ही हम हैं? हम ही हम हैं तो क्या हम हैं? मैं इस बात से बड़ा खिन्न रहता हूं। कहा जा रहा है सेना को बधाई दी जाए, लेकिन मोदी को क्यों? क्यों भैया? सेना मोदी के ही निर्देश पर मूव कर रही है। ऐसा समय आ गया कि सेना अपना ऑर्डर खुद ही टाइप किया और खुद ही दस्तखत करके चाहे जहां निकल जाएगी। बोले आज भूटान चलने का मन है, बोले हाँ एयरफोर्स वाले को भी फोन कर लो, बोले आ जाओ गुड्डू चलते हैं आज भूटान में, सटासट कर दें। ऐसा तो नहीं ना, ये पाकिस्तान की सेना नहीं है कि जहां मुनीर 2-4 घंटा मार दे परवेज उसके शरीफ के कभी भी। ये भारत की सेना है, ये भारत की लोकतांत्रिक सरकार के अधीन ही संचालित होती है। और एक बात कह के बात समाप्त करूंगा। अशोक भाई ने या राज भाई ने कहा कि नेहरू जी और इंदिरा जी की बात, वो बड़े नेता हैं, मैं सच कह रहा हूं, इसलिए उनकी बात होगी, आज भी होगी और 100 साल बाद भी होगी, इससे मत चिढ़िए। उनके अच्छे की तारीफ होगी तो बुरे की भी तारीफ पर भी प्रश्न खड़े होंगे। क्या नेहरू और इंदिरा को ओमिट करके चल सकते हैं हम? नहीं ना। उनको हटा के इतिहास लिख सकते हैं? नहीं। औरंगजेब की बात करते हैं, और जो पब्लिक डोमेन में है राज भाई, उसकी समीक्षा होगी, बुरा नहीं मानना चाहिए, चाहे आज हो और चाहे दिवंगत हो। क्या समस्या है? अच्छे बुरे निर्णय, अच्छे निर्णय हुए उनकी तारीफ आपको अच्छी लगेगी, बुरे निर्णय आपके कार्यकाल में कभी पूर्व में लिए गए तो उनकी समीक्षा नहीं होगी, आज होगी। और तीसरी आखिरी बात, आपको चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं, मान लेते हैं, क्या करेंगे? मुझे उत्तर बताइए। बोले बम फोड़ेंगे, ओके फोड़ दिया बम, बम से मान लीजिए कुछ नहीं हुआ, मेज पे अगर मुक्का मार दिया तो कांच टूट सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं होना। फिर क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। यही लॉजिकल है उसके प्रक्रिया। सुप्रीम कोर्ट ने मान लीजिए, 2 ही तरीका है, या तो आपकी बात मानेगा या रिजेक्ट कर देगा। मान लीजिए रिजेक्ट कर दिया, मान लीजिए एक 50%, तब क्या करेंगे? अपने कार्ड छपा देंगे, उसमें दस्तखत आप ही से जयराम रमेश से कहेंगे तुम ही दस्तखत करके मतदाता प्रमाण पत्र बांट दो सबको। क्या करोगे? संवैधानिक संस्थाओं को ऐसे खारिज मत करिए मेरे भाई।
बोले ये चोर है। अच्छा जी, कल सुप्रीम कोर्ट आपके मन से नहीं चलेगा तो आप उसको भी ऐसे घोषित करोगे? यही चुनाव आयोग है जो जिसने कांग्रेस को सत्ता दिल, उसके ही द्वारा कराए गए चुनाव में कांग्रेस को सत्ता मिली कि नहीं मिली। और शेषन साहब जब बने थे तो उससे पहले शेषन साहब राजीव गांधी के सहायक थे। क्या ये पता है ना राज भाई? किसी को नहीं पता है। राजीव गांधी के सहायक थे। लोग अपने सहायकों से ऐसा भी कहते हैं, तो सुनो एक काम करो, गेट बंद करके निकलना और 2 चाय बोल देना है और डिस्टर्ब मत करना। वो बाद में बने थे? नहीं बने थे। गिल क्या थे? गिल क्या थे? वही स्थिति थी, पप्पू जाओ चाय बोल के आओ, 2 पान ले आओ, नहीं थी। ऐसा था कि गिल के आने पे इंदिरा जी खड़ी हो जाती थी, ऐसा था क्या कभी? नहीं ना। हम तो मिले हैं गिल से, जानते हैं उनको, उनके प्रति सम्मान है। लेकिन ठीक है, लेकिन अभी आप ये कहो कि नहीं इंदिरा जी के समय में बिल्कुल निष्पक्ष काम हो, ऐसा नहीं। वो तो छांट छांट के स्वयंसेवक रखती थी अपने। हैं स्वयंसेवक इनके पास, देवेंद्र प्रमुख के पास, लेकिन इंदिरा जी के पास भी अपने किस्म के स्वयंसेवक थे। वो पहले टेस्ट करती थी फिर रखती थी। इसलिए मेरा मानना है चुनाव आयोग से आपकी असहमतियां हो सकती हैं, लेकिन संस्था को खारिज मत करिए। संस्था वही है जो अभी भी चुनाव कराएगी और 27 में यूपी का भी कराएगी अशोक भाई, और 29 का देश का भी कराएगी। अच्छा लगे तो भी और खराब लगे तो भी। हाँ, और दूसरी सलाह ये कि 2 मतदाता पहचान पत्र मत रखिए। पता नहीं कब कहां कौन सा ग्रह खराब हो, मार्केस लग जाए और बवाल हो जाए। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला, आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आरप्योर मसाला। पाक दुम दुम। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरप्योर मसाला।